IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। स्वागत है आप सबका एक और एपिसोड पुलियाबाजी में। और इस बार सौरभ नहीं है मेरे साथ, सौरभ ने छुट्टी मार दी है। पर सौरभ नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग पुलियाबाजी तो जारी रहनी चाहिए। और इस बार हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पे जो एकाएक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और वह हो गया था ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो एक लिस्ट आई है और उसके ऊपर काफी विवाद चल रहा है। तो इसको थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है कि क्यों ये इतना उत्तेजक विषय बन गया है, क्यों लोग इसके बारे में इतना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी हो रहा है। तो इसीलिए इस बात पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है सम्राट। सम्राट ऑथर है, जर्नलिस्ट है, और भारत के शायद कोई ऐसा न्यूज़पेपर उन्होंने छोड़ा नहीं है जिसके साथ उन्होंने एडिटर या काम नहीं किया हो। और अब उन्होंने एक किताब भी लिखी है, प्रीति गिल के साथ एडिट किया है, जिसका नाम है इनसाइडर आउटसाइडर, बिलोंगिंग एंड अनबिलोंगिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये एक बेसिक मुद्दा है, ये गैर आदिवासी, आदिवासी, अंदर वाला, बाहर वाला, और इन टेंशन के आधार पर ही जो एक नतीजा आया है वो है एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के रूप में। तो इसी विषय पर थोड़ा गोता लगाते हैं इस विषय पर और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बात है। तो सम्राट, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। थैंक यू, धन्यवाद। सम्राट, सबसे पहले तो हम लोग आपकी किताब के बारे में भी और जानना चाहेंगे। उससे पहले आपके बारे में ही बताइए हमें कि पूर्वोत्तर भारत से आपका नाता कब से रहा है और आपको क्यों इंटरेस्ट आया है ये किताब लिखने का, क्या मकसद था आपके लिए? देखिए, पूर्वोत्तर भारत से तो मैं पैदा ही हुआ शिलोंग में, तो मेरा पूर्वोत्तर भारत से नाता तो जन्म का नाता है। और मेरे पैदा होने से पहले मेरे पिताजी वहां जिंदगी भर रहे, और मेरा एक फैमिली का एक ब्रांच तो वहां से, वो 1900 से पहले से वहीं पे था। तो हमारा तो जन्म जन्म का नाता है, बोलना पड़ेगा, पूर्वोत्तर भारत से। और जहां तक रही ये किताब की बात कि ये किताब कैसे आया, तो जब हम बड़े हो रहे थे वहां पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो 1980s की बात है। वहां पे बहुत दंगे फसाद होते थे, इनसाइडर आउटसाइडर, ये जो अंदर वाला बाहर वाला मुद्दा जो अब एनआरसी के जरिए बाकी दुनिया को, बाकी देश को पता चला है, तो चल तो बहुत पहले से रहा था। तो हम जब बड़े हो रहे थे वहां पे, तो हमने तो बहुत दंगे देखे। और उसमें वो जो अंदर वाला होता था, वो वहां के जो लोकल लोग होते थे, जैसे मैं शिलोंग में था तो वहां के लोकल जो खासी ट्राइब थी वो अंदर वाले थे, और बाकी बंगाली, नेपाली, बिहारी वगैरह वगैरह, मारवाड़ी जितने थे जो कम्युनिटीज के थे, वो बाहर वाले थे। तो और ये दंगे होते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल 1987 का मुझे अभी तक याद है कि साल भर दंगे चलते रहे, स्पोरेडिक इंसिडेंट्स। और मैं 1 साल का छुट्टी मनाया क्योंकि हमारा स्कूल 1 साल बंद रहा। स्कूल कॉलेज, पूरे शहर के स्कूल कॉलेज 1 साल बंद रहे। तो वैसे तो मजा ही आया 1 साल छुट्टी मनाया, पर आप समझ सकते हैं कि साल भर अगर कहीं एक स्टेट कैपिटल में स्कूल कॉलेज बंद रहे तो वो काफी सीरियस मामला था। बिल्कुल। और हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कश्मीर में अभी सब कुछ बंद है और उसकी वजह से लोगों पर क्या असर पड़ता होगा, यहाँ तो 1 साल के लिए सब स्कूल कॉलेज बंद थे, तो कितना व्यापक असर हुआ होगा हाँ, उसका। हाँ। और वो किसी तब लोगों को बाहर पता भी नहीं चलता था। अब जैसा तो नहीं है कि व्हाट्सएप चल गया, ट्विटर चल गया, फेसबुक चल गया, तो तब किसी को पता भी नहीं चलता था। तो ऐसा होता रहता था, दंगे फसाद होते रहते थे, बस हम तो अपने कोने में थे, हम झेलते रहते थे। तो वो खत्म हो गया, वो मतलब प्रॉब्लम हुआ बड़ा, दंगा से वो इंसर्जेंसी पे चला गया, मिलिटेंसी पे चला गया, आर्मी आ गई, बहुत कुछ हो गया। आखिर तक वो मामला ठंडा हो चुका था। वो कुछ करीबन 2000 के बाद से आस्ते आस्ते वो ठंडा होने लगा था, और पिछले 10 साल से तो सब कुछ ठीक था। पर अब एनआरसी के बाद मुझे पता नहीं कि अब क्या होने वाला है। खैर, किताब की जहां तक बात की, तो मैं तब से सोचता था कि ये जो हमारी कहानी है, ये लोगों को कभी बताना है।
पर इस तरह से मुझे नहीं करना था कि मुझे दोबारा कुछ टेंशन नहीं क्रिएट करना था। आई डिडंट वांट टू ब्रिंग दोज स्टोरीज बैक इन दैट मैनर कि हाँ हम पे बहुत जुल्म हुआ है, या इस तरह से हम नहीं करना चाहते। हम चाहते थे कि हम सबको इंक्लूड करें, अंदर वाला बाहर वाला सब मिल बैठ के बात करे या मिल के लिखे, अपनी अपनी पर्सपेक्टिव से लिखे कि उनको क्या लगता था। तो अच्छा, ये जो है ये इट वाज एन अटेम्प्ट एट क्लोजर। ये जो पूरा पहले जो हुआ था उसको एक खत्म करने की इच्छा थी एक्चुअली, टू पुट एन एंड टू द होल थिंग, टू ब्रिंग क्लोजर टू द होल थिंग। लेकिन वो खैर तो उस सोच से हमने शुरू किया और कुछ साल पहले शुरू किया। अब तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 2015 में हमने शुरू किया था। तो तब तो ये एनआरसी का इतना किसी ने सुना भी नहीं था, हमने नहीं सुना था। पर वी स्टार्टेड एंड हमने इंक्लूसिव एक्सरसाइज किया। हमने मतलब काफी कम्युनिटीज के लोगों से बात करी कि आप लिखिए इसके लिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर के कम्युनिटीज, खासकर जो दो मेन कम्युनिटीज जिनके बीच अभी भी तनाव है, जो ये एनआरसी में बाहर आया है, बंगाली और असमीज कम्युनिटीज। तो ये दोनों बड़े रिलेटिवली इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बड़े कम्युनिटी है और असम में ये दोनों का बहुत पहले से तनाव रहा है। तो हमने बहुत लोगों से बोला उनको कि आप लिखिए इसके लिए, और उन्होंने लिखा भी। तो आप अगर ये किताब में देखेंगे तो इसमें बहुत बंगालीज है, बहुत असमीज है और अलग दूसरे नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटीज के भी कुछ लोग हैं। ये कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि एक किताब में सारा सब कुछ करना संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसके बाद और वॉल्यूम्स निकले जिसमें और लोगों के वॉइसेस को हम इंक्लूड कर सकें। ये जो प्रॉब्लम है ये इनसाइड। बिल्कुल ये शुरुआत है और आपने जैसे बताया एक चैप्टर चकमा लोगों पर भी है और फिर शिलोंग से, मेघालय से और मिजोरम, ये काफी कम्युनिटीज का आपने कवर किया है। और हाँ, ये तो शुरुआत है और आशा है इससे लोगों को और पता पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ ये किताब पढ़ के कि वापस यही एहसास हुआ कि पूर्वोत्तर बारे में हम कितना कम जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो कितना सतही तौर पर जानते हैं, एक टूरिस्ट के नजरिए से या फिर न्यूज के जरिए से जो हम जानते हैं। लेकिन आपकी किताब काफी डिटेल में जाती है और बेसिकली आदिवासी, गैर आदिवासी तनाव जो कई दशकों से चला रहा है उस पर रोशनी डालती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और अभी हम लोग थोड़ा, आपने शिलोंग की बात की, उसी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। आपने शिलोंग में कहा कि 1987 में थोड़ा ये मामला बहुत ही गरमाया हुआ था, तो पहले उससे भी पीछे चले जाते हैं, शिलोंग के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे कुछ। आपने लिखा है कैसे ये काफी कॉस्मोपॉलिटन शहर था और कुछ सालों बाद 1980s तक ये आदिवासी गैर आदिवासी तनाव का युद्ध क्षेत्र बन गया था। तो कैसे यह तनाव आया और पहले कैसे था शिलोंग, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, शिलोंग शहर का शुरुआत होता है 1864 से, जबकि वहां पे अंग्रेजों ने एक सिविल स्टेशन सेटअप किया। फिर उसके बाद बना, तब तो खैर तब तो एक ही कंट्री था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कुछ तो बना नहीं था। उसके बाद वो आसाम का और ईस्ट बंगाल का कैपिटल बना। ये 1874 में कैपिटल बन गया आसाम का। 1874 में आसाम का बना, लेकिन वो इनिशियली सिविल स्टेशन था और वो सिविल स्टेशन बेसिकली वहां से ईस्ट बंगाल आसाम दोनों को देखते थे। अच्छा। और फिर वो 1874 में आसाम एक अलग प्रोविंस के तौर पे फॉर्म हुआ। उसके पहले आसाम अलग प्रोविंस नहीं था। तो जो हम जानते हैं आसाम नाम से, वो आसाम का प्रोविंस का क्रिएशन ही होता है 1874 में। और वो तब उन्होंने कुछ अंग्रेजों ने कुछ रीऑर्गेनाइजेशन किया था, तो कुछ यहाँ से वहां उन्होंने मैप ड्रॉ कर दिए, कुछ एरियाज को यहाँ से वहां कर दिए। तो जैसे कि ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसको बंगाल से आसाम में शिफ्ट कर दिया। फिर ये जो पहाड़ी इलाके थे जिनमें शिलोंग, मेघालय जो है वो शामिल था, तो वो सब तब आसाम प्रोविंस में गिनाया गया और शिलोंग उसका कैपिटल रहा। तो वो आसपास के जितने लोग थे, जो आसपास रहने वाले जितने लोग थे, क्योंकि वो पहला बड़ा शहर बना, वहां पे नया शहर बना, तो आसपास के लोग आके वहां रहने लगे, बसने लगे। तो सारे कम्युनिटीज के लोग थे वहां। आपको वहां पे उस वक्त अंग्रेज तो थे ही, और हर तरह के अंग्रेज थे, मतलब कि इंग्लिश, स्कॉटिश, आयरिश, वेल्श, तरह तरह के अंग्रेज थे। और फिर बाकी यूरोपियन भी कुछ थे।
उसके पहले उस समय या उसके पूर्व से वहाँ कुछ पोर्तुगीज लोग भी थे। फिर अच्छा। फिर आसपास के ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज है वहाँ पे, 200 से अधिक। तो वो 200 तरह के ट्राइब्स के लोग कुछ कुछ आए वहाँ पे रहने के लिए। बंगाली थे, नेपाली थे, गोरखा जो सोल्जर्स थे वो आके रहे वहाँ पे। तो ऐसे मारवाड़ी बिजनेसमैन आए, तो ऐसे करके पंजाबी आए लोग। एक तो ऐसी भी कहानी है हमारे किताब में, आप देखेंगे सोनल जैन करके एक राइटर है, राइटर एंड आर्टिस्ट, जिन्होंने लिखा है, जिनके दादाजी आए थे बहुत पहले। वो भगत सिंह के साथ उनके गिरोह में थे लाहौर में, और फिर वो वहां पे जब उनके ऊपर पुलिस ने हमला करने लगा तो वो भाग के आए थे। पहले बर्मा भागे और फिर बर्मा से शिलोंग में आके बस गए। तो ऐसे बहुत जगह से लोग आए थे और आके वहां रहने लगे, और आस्ते 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 कर करके वो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बना। देश भर दुनिया भर के लोग आके रहे वहां पे। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो जो कॉस्मोपॉलिटन इमेजिनेशन था, जो वो सोच था कि ये एक बहुत बड़ा एरिया का एक कैपिटल है और बहुत जगह के लोग रहते हैं, वो छोटा, तो लोगों का दिमाग छोटा होना शुरू, टेरिटरी छोटा होना शुरू, सब कुछ छोटा होना शुरू। तो पहले तो बंटवारा हुआ देश का, तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बन गया। तो उस समय से जो बंगाली मुसलमान थे, और ज्यादातर जो बंगाली थे आप बोल सकते हो, उनको इस नजरिए से देखा जाने लगा कि ये यहाँ क्यों है, इनको तो यहाँ नहीं होना चाहिए, इनको अपने देश वापस जाना चाहिए। लेकिन वो तो थे वहीं पे, बहुत सालों से थे, वहीं के थे, वो अब बाहर वाले हो गए। फिर वो मेघालय का, फिर जो खासी और गारो और जयंतिया कम्युनिटीज है उनका, फिर जो असमीज लोग है, वो आसाम का कैपिटल था, पर वो एरिया था इन ट्राइब्स का एरिया था। तो उनको असम से प्रॉब्लम होने लगा कि ये हम पे राज कर रहे हैं, पर ये है हमारा एरिया, तो इनको भी भगाते हैं। तो उन्होंने अपना अलग स्टेटहुड मूवमेंट चलाया। फिर वो मेघालय स्टेट फॉर्म हुआ 1970s में, 71-72। फिर ऐसे कर करके वो जो लोगों का सोच है वो छोटा होता रहा, और टेरिटरी भी छोटा छोटा होता रहा। तो वो कॉस्मोपॉलिटन शिलोंग का इमेजिनेशन से लेके अब वो आखिर तक कर कर करके वो जाके एक खासी ट्राइब का एक शहर बन गया। मतलब शुरुआत इतनी कॉस्मोपॉलिटन थी और अंत में ऐसे हो गया कि हर कोई जो हमारे जैसा नहीं दिखता वो बाहर वाला है, इस टाइप की मनोवृत्ति आ गई। और आपने बताया कि सिर्फ 1947 में ही नहीं, फिर 1971 में जब बांग्लादेश फॉर्मेशन हुआ तब भी कुछ और चीजें हुई होंगी शिलोंग में। शिलोंग इम्पोर्टेंट शहर था, और बांग्लादेश बॉर्डर शिलोंग से 100 किलोमीटर भी नहीं है, बहुत पास है। तो कुछ लोग तो वहां पे आए, उस वक्त भाग के आए, क्योंकि बांग्लादेश जेनोसाइड, जिसके बारे में इंडिया में लोग जानते नहीं है, पर वहां पे तो कुछ 30 लाख लोगों को पाकिस्तान फौज ने मार दिया था। 30 लाख की 20 लाख उसको लेके लोग बहस करते हैं, पर बहुत बहुत लोगों को पाकिस्तान फौज ने मार दिया था, और जो बच सके वो बच के भागे। तो शिलोंग पास में था, तो वहां पे भी बहुत लोग थे जो भाग के आए थे। ठीक है, तो पर ये 1980s तक ये मामला इतना गर्मा कैसे गया? जैसे आपने बताया, एक तो 1947 में थोड़ा और ये मामला गर्मा गया था, 1971 में भी कुछ हुआ होगा क्योंकि तब मूवमेंट चल रहा था नए स्टेट का और एक मेघालय आइडेंटिटी जो आसाम से अलग है उसका। तो 1980s में क्या हुआ? बात ये है कि अलग अलग फैक्टर्स आ गए। पहला एक एक शुरू से एक फैक्टर रहा था कि जो बंगाली थे वो ज्यादा पढ़े लिखे होते थे उस वक्त, रिलेटिवली स्पीकिंग। तो जो जॉब्स, इसलिए भी क्योंकि कैलकाटा कैपिटल था शायद, तो उसका भी इफेक्ट हुआ होगा। उसका असर तो था, कैलकाटा कैपिटल था, पर ये कैलकाटा के लोग वहां जाते नहीं थे। वो आसपास के, वो सिलेट वगैरह के, जो आसाम का हिस्सा था, सिलेट एक बंगाली स्पीकिंग एरिया था, पर वो आसाम के अंदर था। बिल्कुल, जैसे अभी बराक वैली है जो सिलचर में है, सिलचर जिसका हेडक्वार्टर्स है, वो उस तरह से सिलेट भी होता था। और वहां से लोग आते थे क्योंकि वो बहुत पास में है। सिलेट बॉर्डर जो है, वो जो मैं बोल रहा हूँ मेघालय के पास बांग्लादेश बॉर्डर, वो सिलेट है। तो वो कुछ 80 to 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है शिलोंग से। तो वहां से लोग आते थे, और वो उनको एक बेसिकली बात ये था कि उन लोगों को उस वक्त एक एडुकेशनल एडवांटेज था। वो ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, वो आके सारी नौकरियां वो पकड़ लेते थे।
और बाकी जो लोग थे उनको उनको फिर नौकरी नहीं मिलती थी, और खासकर ये जो ट्राइब्स के जो लोग थे वो उस टाइम तभी वहां पे एजुकेशन ज्यादा फैला नहीं था, तो उनको ये डिसएडवांटेज रहता था। तो वो बेचारे अपने ही एरिया में, अपने ही घर पे, वो जो है जो जॉब लैडर के लास्ट में रहते, जो एकदम लोएस्ट जॉब्स रहते थे वो उनको रहते थे, और बाकी पॉलिटिकली कुछ लोग एकदम ऊपर पे रहते थे, पर मिडिल क्लास नहीं होता था। तो एक रिजेंटमेंट उससे शुरू हुआ था। असमीज बंगाली टेंशन का एक जॉब्स का कंपटीशन फैक्टर था। दोनों कम्युनिटीज बहुत सिमिलर है। बाकी बाहर के लोग बोल नहीं पाते हैं कि कौन असमीज है कौन बंगाली है, वो सिर्फ एक दूसरे को ही पहचान पाते हैं। कभी तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को भी नहीं पहचान पाते हैं कि तो उनमें ये कंपटीशन चला, और ये जो है ये जॉब्स और रिसोर्सेस को लेके ये कंपटीशन से शुरू हुआ। तो पहले तो बंगालियों को निकालना था तो निकाल दिया, फिर उसके बाद असमीज को निकालना था तो स्टेट अलग कर लिए, लेकिन फिर भी जो रह गए थे वो फिर भी लोग तो बहुत रह गए। तो वो रिजेंटमेंट, और फिर वो पार्टीशन की वजह से लोग आए थे कुछ, 1971 में जेनोसाइड, बांग्लादेश जेनोसाइड की वजह से लोग कुछ भाग के आए थे। तो वो रिजेंटमेंट रह गया कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये फिर से हमारी नौकरियां ले लेंगे, ये हम पे राज करेंगे बाहर से आके, तो उनको भगाना है। तो वो उस तरह से शुरू हुआ। तो पहले जो असम में शुरू हुआ मूवमेंट, उसको वो बंगाल खेदाओ बोलते थे, मतलब बंगालियों को भगाओ। तो 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 वो 1960s में शुरू हुआ था। फिर आस्ते आस्ते वो कर करके वो 1979 से शुरू हुआ एक बड़े तौर पे, ऑर्गेनाइज तौर पे, कि भगाना है। और वो फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैल गया, वो हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फैल गया। वो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने शुरू किया था, और फिर बाकी स्टूडेंट्स यूनियन, खासी स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह ने पकड़ लिया कि बाहर के लोगों को निकालो, और बाहर के लोगों से उनका खास मतलब था बंगालियों को भगा। फिर फिर वो उस तरह से फिर दंगे फसाद हुए 1980s में, थोड़े हुए आसाम में फॉर एग्जांपल। पहले बंगाली हिंदुओं को मार के भगाया, दंगे हुए, बहुत लोगों को मारे, घर जला दिए वगैरह, कुछ हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। फिर वो घूम गया थोड़ा सा, फिर वो मुसलमानों की तरफ चला गया, फिर वो नेली मैसेकर हुआ जिसमें एक रात में कुछ 2,500 से 3,000 लोगों को मार दिया था। तो वो चला, फिर वो चलता गया, और वो बढ़ता गया, और वो ऑर्गेनाइज होता गया। वो जो मूवमेंट था वो पहले तो रैंडम वायलेंस होता था, फिर वो आस्ते आस्ते ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होने लगा, फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस होने लगा, और आखिर तक उसमें स्टेट के मशीनरी भी उसमें आस्ते आस्ते जुड़ गई, क्योंकि उसमें लोग थे स्टेट मशीनरी के अंदर जो दे वर सिंपैथेटिक टू सम ऑफ दीज मूवमेंट्स। तो ऐसे कर करके वो फिर इवन स्टेट इन्वॉल्व हो गया, स्टेट मशीनरी उसमें इन्वॉल्व। बिल्कुल, और मतलब पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी बन गया कि ये चीजें बाहर वाले लोग हैं, अंदर वाले लोग हैं, कैसे बाहर वालों को निकालना चाहिए। तो उसी का एक निष्कर्ष निकला था ये इनर लाइन परमिट के रूप में ना। तो ये इनर लाइन परमिट शायद आज भी लागू है शिलोंग और कुछ और स्टेट्स में भी। तो आप बताइए इनर लाइन परमिट क्या है और ये कब से हुआ? नहीं, इनर लाइन परमिट मेघालय में था नहीं, और इनर लाइन अच्छा। परमिट नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 3 स्टेट्स में है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, सिर्फ ये 3 स्टेट में है, बाकी अच्छा। स्टेट्स में नहीं है। और ये बहुत पहले से है, ये आज की बात नहीं है, हम्म। ये अंग्रेजों के जमाने से है। ये हम्म। जो इनर लाइन सिस्टम है ये बेसिकली ब्रिटिश इंडिया के टाइम से है, और वो बेसिकली चलता आया है। तो हम्म। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। अभी कभी कभी डिमांड होता है इनर लाइन परमिट के लिए बाकी स्टेट से भी, फॉर एग्जांपल मणिपुर से काफी डिमांड आते रहते हैं कि इनर लाइन परमिट होना चाहिए, बाहर से लोग नहीं आने चाहिए। क्या इसका मतलब क्या है इनर लाइन परमिट होगा? इसका मतलब ये है कि बाकी वो उस एरिया से बाहर के लोग आएंगे तो उनको परमिट लेके आना। मतलब अच्छा। सपोज फॉर एग्जांपल आप कर्नाटक में रहते हैं, आपको अभी आज की तारीख में अगर अरुणाचल जाना हो या मिजोरम जाना हो या नागालैंड जाना हो, तो आप ऐसे ही उठ के नहीं चले जा सकते, आपको पहले परमिट लेके जाना। तो पर एक इनर लाइन परमिट की बात है और एक जैसे आर्टिकल 371 में भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कई स्टेट्स को। तो शायद वह ट्रेड ऑफ था क्या कि जिससे इन लोगों को इंटरेस्ट को मैनेज किया जा सके कि आपको कुछ और फ्रीडम रहेगा, पर उसके ट्रेड ऑफ ये है कि बाहर वाले लोग यहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकते, यहाँ पे बस नहीं सकते, उस टाइप का कुछ अरेंजमेंट
किया गया शायद। जी, देखिए वो ये है कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री, क्योंकि अभी आज की तारीख में लोग मैप देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि ये तो दिस इज हाउ इंडिया लुक्स। लेकिन ये मैप तो एकाएक पैदा नहीं हो गया, इसको आस्ते आस्ते गढ़ना पड़ा, बना ये। तो बहुत सारे, जैसे आप सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज कि 1947 के बाद कुछ 545 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे और अलग अलग तरह के टेरिटरीज थे, जिनको आस्ते 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 करके इंक्लूड करना पड़ा, जिससे ये मैप बना। तो कुछ एरियाज थे, जैसे एक तो कश्मीर है जहां आर्टिकल 370 था, एक नागालैंड है जहां आर्टिकल 371 है, जो उस वक्त नहीं आना चाहते थे इंडिया के अंदर, जो अलग रहना चाहते थे। और नागालैंड में तो ये बात अभी भी है, और इंडियन गवर्नमेंट अभी भी पीस टॉक्स में है नागा जो मेन ग्रुप है NSCN-IM उसके साथ ये मामला सेटल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सालों से वो इंडिया से आजाद होना चाहते थे और उनको ये स्पेशल स्टेटस दे के बहला फुसला के लाया गया था इंडिया में किसी तरह। तो वो कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। वो जो नागा थे वो कहते थे कि आप देखिए, आप इंडिया का कोई भी राजा हम पे कभी राज नहीं किया, ना ही अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेज एकदम लास्ट पे जाके वहां पे पहुंचे, कुछ 1870 के बाद वहां पे जाके पहुंचे। तो वो कहते थे कि हमें हमेशा आजाद रहे, हजारों साल से आजाद रहे, आपका कोई किंगडम हम पे राज नहीं किया, आपका कोई हिस्ट्री नहीं है हमारे साथ, आपका कल्चर अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, बोली अलग है, खाने रहने का रहन सहन अलग है, सब कुछ अलग है। तो आप क्यों क्यों चाहते हैं हम आपके साथ रहें? हम अलग रहना चाहते हैं। तो वो स्पेशल अरेंजमेंट इसलिए हुआ कि हाँ ठीक है, चलिए, इट वॉज अ बार्गेन ऑफ सम सॉर्ट। वो बार्गेन करके वो हुआ कि हाँ ठीक है, आप स्पेशल स्टेटस ले लीजिए और आ जाइए हमारे साथ। पर वही स्पेशल स्टेटस आजकल टेंशन्स का कारण बन गया है क्या? क्योंकि उन्हीं स्पेशल स्टेटस के बिना पर लोग कहने लगे कि अब आप सब तो बाहर के हैं, हम लोग यहाँ के हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। तो एक तरीके से वह भी कारण बना क्या वहां पर ज्यादा टेंशन्स का? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये स्पेशल स्टेटस की वजह से है। इनफैक्ट आई डोंट इवन थिंक, अच्छा। मुझे इनर लाइन परमिट के खिलाफ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इनर लाइन परमिट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम। देखिए, ये ठीक है, ये एक एकोमोडेशन है। लोग अलग फील करते थे, उनको आपने कुछ प्रॉमिस करके एकोमोडेट किया है। मेरे हिसाब से तो वो प्रॉमिस जहां तक संभव, वी शुड ऑनर दैट। हमने वो वचन दिया है तो हम वचनबद्ध हैं। पर ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वहां के लोग सोचने लगे कि बाहर से जो भी आया है या जिसका शक्ल हमसे मिलता नहीं है उसको हम मार भगाएं। कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है और जो इंडिविजुअल सिटीजन का जो राइट्स है, वो दो अलग चीज है। जो आदमी वहां पे काम करने जा रहा है, बेचारा गरीब आदमी वहां पे काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसका क्या गलती? वो नौकरी, उसको नौकरी मिल रहा है, वो नौकरी कर रहा है। अब नौकरी भी बहुत सारा रिजर्वेशन है, 90% से ज्यादा तो रिजर्वेशन है, बहुत कम है जो अनरिजर्व है। तो कुछ ऑर्डिनरी लोग वहां पे रहते हैं, ऑर्डिनरी काम करते हैं, पॉलिटिकल पावर लोकल पीपल के पास है, पूरा पावर उनके हाथ में है। बाकी कुछ लोग रहते हैं, काम करते हैं, करने दीजिए, उसमें क्या है। तो वो जो है वो उन पे जो जुल्म होता रहा है, अभी भी हो रहा है, मैं उससे असहमत। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप स्पेशल स्टेटस हटा दीजिए या इनर लाइन हटा दीजिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो आदमी बेचारा किसी तरह रह के अपना गुजारा कर रहा है, आप उसको रहने दीजिए चुपचाप। हाँ, बिल्कुल। तो गणतंत्र जो है, जो गणतंत्र हमें फ्रीडम देता है कि सबके राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, उसका उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट क्यों ना हो। जी बिल्कुल। एक और सवाल था सम्राट, आपने कहा था किताब में कि कैसे पूर्वी बंगाल के हिंदू समुदाय को एक नहीं 3 माइग्रेशन झेलने पड़े हैं। आप किस तरह से आप कहते हैं 3 टाइप की माइग्रेशन हुए हैं? देखिए, पहला तो हुआ 1947 पार्टीशन। अब पार्टीशन जो देश की आजादी है, देश की आजादी में सबसे ज्यादा झेला किसने, सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? जिनका घर गया, जिन्होंने सब कुछ खो दिया, जो लाखों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग एक्चुअली होंगे जो उससे डायरेक्टली अफेक्ट हुए, वो थे बंगाल और पंजाब में, और कुछ हद तक आसाम में, क्योंकि आसाम का सिलेट में रेफरेंडम हुआ और वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। तो उनका तो सब कुछ चला गया, उन्होंने सब कुछ खो दिया। वो पहला तो था 1947, द पीपल सफर्ड। हर हर एक घर घर की कहानी है, हर किसी ने सफर किया।
ईस्ट पाकिस्तान जो बना उसमें बहुत बड़ा पॉपुलेशन था हिंदूज का जिनको शिफ्ट होना पड़ा उस टाइम। फिर उसके बाद दूसरा हुआ 1947 के बाद 1971 में, जब पाकिस्तान आर्मी ने ये जेनोसाइड किया, लोगों को मारना शुरू किया। अब आप सोचिए, अगर आर्मी पकड़ के लोगों को गोली मारना शुरू कर दे, निहत्थे लोगों को गोली मारना शुरू कर दे, कोई क्या करेगा? वो भागेगा ही बेचारा, और क्या करेगा? तो वो तब वो बहुत लोगों को भागना पड़ा। कुछ लोग लड़े, वो खाली हाथ ही लड़े आप बोल सकते हैं, और बांग्लादेश देश बना है। 1947 के बाद बहुत लोग लड़े देश अलग अपना क्रिएट करने के लिए, कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। सिर्फ एक ही सक्सेसफुल फ्रीडम स्ट्रगल 1947 के बाद हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया में, वो है बांग्लादेश का। तो इंडिया में बहुत लोग बांग्लादेशियों को नीचे नजरिए से देखते हैं। उनको याद रखना चाहिए कि इन्होंने अपना देश लड़के हासिल किया है विथ इंडियन हेल्प, but successfully they created their country after facing a genocide. तो खैर, पर उस टाइम भी बहुत लोग भाग के निकले। और ये तीसरा था ये 1979 से, जब ये एंटी बंगाली एजिटेशन ने हवा पकड़ लिया, बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। तो फिर से जो बेचारे लोग 1947-71 झेले थे, उनको फिर से झेलना पड़ा। ये आतंकवादी गुट बन गए, अल्फा वगैरह जो है, जिनके लोग अभी घूम रहे हैं गुवाहाटी में खुलेआम, वो लोग फिर से दे स्टार्टेड चेजिंग पीपल आउट, लोगों को मारना शुरू किया, भगाना शुरू किया। तो फिर से लोगों को भागना पड़ा। तो ये तीन बार हुआ है, और ये बहुत गलत हुआ है। ये बहुत गलत हुआ है। ये देश की आजादी जो है, ये इन लोगों के खून पसीने की दी हुई है, और इन्हीं लोगों पे बार बार जुर्म हो रहा है। और अभी फिर से ये एनआरसी उन्हीं लोगों को फिर से अपना सिटीजनशिप प्रूव करने को फोर्स कर रहा है। तो ये गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है। ठीक है, तो अब एनआरसी का मुद्दा छिड़ ही गया है, तो अब आसाम पर आ जाते हैं सम्राट। और सबसे पहले तो आपके चैप्टर में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जैसे आपने वर्णन किया था कि असम और बंगाल के बीच में तनाव का कारण एक भाषाओं का स्टैंडर्डाइजेशन भी था। तो कुछ बताइए इस बारे में, कैसे ये स्टैंडर्डाइजेशन हुआ और क्यों आपको लगता है ये तनाव का कारण था? देखिए, असम और बंगाल में कभी तनाव नहीं, पर असमीज और बंगाली लोगों में नॉर्थ ईस्ट में तनाव है। और जो कलकत्ता का जो बंगाली है, या पश्चिम बंगाल का जो बंगाली है, उसको तो पता भी नहीं है, या जो बांग्लादेश का बंगाली है उसको पता भी नहीं है। सिर्फ जो पूर्वोत्तर में बसे हुए बंगाली एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो झेलते आए हैं, तो उनको पता है कि ये प्रॉब्लम है। ये जो बाकी बाहर के जो बंगाली कम्युनिटी, उनको तो पता भी नहीं था कि ये वहां पे उनके कम्युनिटी पे जुर्म हो रहा है। तो ये भाषा स्टैंडर्डाइजेशन से इसलिए शुरू होता है क्योंकि बहुत पहले आप अगर सोचे, जब एडुकेशन बहुत कम लोगों को होता था, लिखित प्रिंटिंग प्रेस आया नहीं था, प्रिंट होता नहीं था, बहुत मतलब सोचिए 1800 या 1810 या 1820, अंग्रेजों के आने से पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। अंग्रेज आए आसाम में 1826 में, उसके बाद तो उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। लोगों का जो बोलने का जो भाषा है, असमी और बंगाली भाषा लगभग एक जैसे, बहुत बहुत सिमिलर है, बहुत क्लोज है, और एक लैंग्वेज दूसरे में जाके आस्ते आस्ते मर्ज हो जाता है। और खासकर जो असमीज कल्चर का जो पहले जो सेंटर था, कामरूप, जो हजारों साल पहले से आसाम का जो मेन सेंटर था, मेन राज्य था, वहां का जो बोली है वो बंगाली से बहुत भिन्न नहीं है, वो बहुत अलग नहीं है। और वहाँ उस एरिया का, जैसे ये नॉर्थ बंगाल, अभी वो कुछ पार्ट अभी नॉर्थ बंगाल में है, कुछ बिहार जो है वो नॉर्थ बंगाल में है, कुछ पार्ट असम में है, वो वहां से वो पूरी संस्कृति का स्थापना हुआ है। इट वॉज बॉर्न फ्रॉम देयर। तो ये दोनों संस्कृति, इनका जो स्क्रिप्ट है फॉर एग्जाम्पल, वो स्क्रिप्ट में पूरा आइडेंटिकल है, दोनों सेम है स्क्रिप्ट, सिर्फ एक लेटर अलग है। इसीलिए जो लोगों के सरनेम्स है, अर्नब गोस्वामी इज एन एग्जाम्पल। अर्नब गोस्वामी, वो लोगों को पता नहीं चलता था वो बंगाली है कि असमीज है। असमीज समुज्जल भट्टाचार्य जी, जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर है, वो नाम से तो कोई बोल भी नहीं पाएगा ना, कोई बंगाली जिसको पता नहीं हो, आप उनको बोलिए समुज्जल भट्टाचार्य जी, वो समझेगा बंगाली है। तो ऐसे तो होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कौन असमीज है और कौन बंगाली। टेंशन हुआ because of the standardization of languages. The reason I trace it to standardization of languages
इज बिकॉज वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस से शुरू हो गया कि ये दोनों अलग है। लोगों के जहन में आने लगा कि ये दोनों अलग है, और दो आइडेंटिटीज जो एक्चुअली पहले तो बहुत बहुत टाइम तक डिबेट चला कि ये दो अलग भाषा है या दो अलग डायलेक्ट है, आर दे टू डिफरेंट लैंग्वेजेस और आर दे टू डिफरेंट डायलेक्ट्स। अंग्रेज बोलते रहे कि ये दोनों अलग डायलेक्ट है। अमेरिकन बैप्टिस्ट जिन्होंने वहां जाके बाइबल प्रचार करने के लिए उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया था, उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया था शिवसागर का जो डायलेक्ट था इसका उसमें। तो वो बोलने लगे कि नहीं, ये तो दो अलग लैंग्वेज है। वो फाइट से, वो डिस्प्यूट से आस्ते 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 करके ये मुद्दा खड़ा हुआ कि ये दो अलग डायलेक्ट नहीं है, ये दो अलग लैंग्वेज है, ये दो अलग कम्युनिटीज है। और वो विभाजन वहां से शुरू हुआ और होते 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 अब तो यहाँ पे आके खड़ा। बिल्कुल, तो इसी बात पर चर्चा जारी रखेंगे, पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hey everybody, welcome to another great week on the IVM podcast. It's been a really fun week. Also, just a reminder, if you're not following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Facebook, Twitter, and Instagram. One thing that we are trying to do as much of as possible, and we want to keep doing this, is if you hear something that you really enjoy, take a screenshot of it and tag us on whatever social media platform you prefer, and we'll try and repost that. If you want to keep your listening light and funny this week, check out shows like Cyrus Says, Golgappa, and the Empowering series. On Cyrus Says, Cyrus talks to hosts of another IVM show, Football Shitball, Gaurav Sapre, Kartik Iyer, and Sivram Padmanabhan. Tune in to listen to some fun conversation about sports, advertising, and Bollywood. On Golgappa, Trupti is joined by cinematographer Milind Zog, who shares rip-tickling stories from his shoots. And on the Empowering series, Zarina is joined by comedian Suresh Menon. They talk about his early days in comedy, his chemistry with Jose, and how he started Khan Masti. If politics and policy is what's going to really get you going this week, then check out The Scene and the Unseen with Amit Verma. He's joined by Roshan Kishore, data and political economy editor at Hindustan Times. They talk about data journalism. On our Kannada podcast, Saleh Harate, Dr. H.S. Sudhira joins Pawan Srinath to discuss mapping technologies, GPS tracking, and its implications in Bengaluru. If you want to hear more in the branding or business space, then you should listen to Paisa Vaisa. Anupam talks to Gaurav Rastogi, CEO and founder of Kuvera, about behavioral aspects of investing. On the Pragati podcast, which is normally a fairly political show, this time Pawan talks to Deepak Shenoy. Deepak is the founder and CEO of Capital Mind and one of the foremost experts on the Indian stock market. On Advertising is Dead, Varun is joined by the brand advocacy head at Diageo, Khushbu Binani. And on Simplified, Chuck and Shrikit talk to the founder of Cume Wealth, Satyan Kothari. Satyan's a really fun guy to talk to, and he's got a lot of insights in this space. If you didn't get enough of Gaurav, Karthik, and Siva on Cyrus Says, then check them out talking on Football Shitball, where they discuss the Juventus versus Napoli game and the transfer deadline drama. But with that, let's get you on with the show. तो अब आ जाते हैं एनआरसी के मामले पर ही सम्राट, और ये एनआरसी मामले ने तूल कब पकड़ा? वो आंसू का जो एक मूवमेंट चला था तब पकड़ा एनआरसी ने तूल, और नहीं बताइए इसकी हिस्ट्री के। देखिए, असम अकॉर्ड में कहीं एनआरसी का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा जी, देयर इज नो मेंशन ऑफ एनआरसी इन द असम अकॉर्ड, क्योंकि काफी लोग ऐसा कहते हैं कि उसमें है, इसीलिए वो स्टोरी बन गया है एक। नहीं, गलत बात है। असम अकॉर्ड में कहीं एनआरसी का कोई जिक्र नहीं है, कोई जरूरत नहीं था असम अकॉर्ड के अनुसार एनआरसी करने का। प्रॉब्लम ये हुआ कि असम अकॉर्ड में बोला था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स जो वोटर लिस्ट में घुस गए हैं उनको निकालना था, वहीं से बात शुरू हुआ था। फिर असम अकॉर्ड जिन्होंने साइन किया था, प्रफुल्ल कुमार महंत जो चीफ मिनिस्टर बने असम गण परिषद का, उनके राज में कुछ हो नहीं पाया। वो और उनके जो साथ जिन्होंने असम अकॉर्ड साइन किया था, प्रफुल्ल कुमार महंत, भृगु कुमार फुकन, वो होम मिनिस्टर बना, ये चीफ मिनिस्टर बना, ये कुछ कर नहीं पाए। इनके बाद एक एक करके बहुत सरकारें आई और गई, हर तरह के लोग आए, कांग्रेस, बीजेपी, ये वो सब हर कोई आया, कोई कुछ किया नहीं। तो बेसिकली ये उनके दिमाग में चल रहा था कि हमने एजिटेशन किया था, हमारे 855 लोग शहीद हो गए एजिटेशन करने में, ये बाहर वालों को खदेड़ने की कोशिश में। पर फिर भी एजिटेशन हुआ, अकॉर्ड साइन हुआ, पर कुछ हुआ नहीं, लोग जा नहीं रहे। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल सेटअप हुआ था, कुछ लोगों को ऐसे ही उठा के डाल दिया था डिटेंशन कैंप में, बहुत उनके हिसाब से बहुत कम। तो कुछ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ है, तो इसीलिए वो मुद्दा थोड़ा चला हुआ था। फिर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का, जिसका लीडर ये समुज्जल है, जो 55 साल की उम्र में अभी भी स्टूडेंट यूनियन का लीडर है, तो वो चला रहा था इसको।
तो ये चला हुआ था। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम ये तरुण गोगोई जब चीफ मिनिस्टर था, तब तरुण गोगोई ने क्रेडिट लिया इनफैक्ट व्हेन एनआरसी फर्स्ट केम आउट, कि मैंने ये आइडिया ब्रेनचाइल्ड निकाला कि एनआरसी करना चाहिए। तो तरुण गोगोई जब चीफ मिनिस्टर था तब से ये थोड़ा थोड़ा करके शुरू हुआ बात। और गेजेट नोटिफिकेशन शायद 2013 में निकला, और फिर ये उसके बाद 2014 इलेक्शन के बाद इसने हवा पकड़ लिया, क्योंकि बीजेपी ने भी इसका सोचा कि इससे मुसलमानों को निकाल सकेंगे। गलत सोचा, पता चल रहा है उनको। और वो उन्होंने शुरू कर दिया एनआरसी, और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो कि आसाम से थे, उन्होंने इसमें बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लिया। तो इस तरह से ये हो गया एनआरसी। और इंटरेस्टिंग बात ये लगी सम्राट मुझे इसमें कि जैसे जो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जो दशकीय वृद्धि जिसे कहते हैं, वो सिर्फ 1901 से लेके 2001 सेंसस तक सिर्फ 2 ऐसे दशक हैं जहां पर आसाम का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा था। और 1991 के बाद तो बिल्कुल एक भी दशक नहीं है जिसमें आसाम का ग्रोथ रेट ज्यादा रहा है भारत के ग्रोथ रेट से। पर फिर भी फीलिंग और स्ट्रेंथन ही हुआ है कि बाहर वाले और ज्यादा आ रहे हैं। तो मुझे लगता है एक स्टॉक प्रॉब्लम है, फ्लो प्रॉब्लम तो है नहीं, पर फिर भी ये मामला अब इतना कम्युनल भी हो गया है कि एक अलग एंगल आ गया है जिसकी वजह से इतनी चर्चा हो रही है उसके ऊपर। आपको क्या लगता है ये कम्युनल मामला कैसे आ गया इसमें? देखिए, मेरे आपने जो ये सेंसस की बात कही है, मुझे जहां तक जानकारी है 1971 से अब तक का आप अगर एवरेज देखें, एवरेज डेकेडल ग्रोथ रेट देखें, तो आसाम का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लोएस्ट रहा है हर बार। तो ये और वो ऑल इंडिया एवरेज से भी कम ही रहा है। 1971 से लेके अब तक ऑल इंडिया एवरेज से कम रहा। तो ये लोगों के मन में ये एक आप कह सकते हैं भ्रम बन गया है। वो जब भी किसी आदमी को देखते हैं थोड़ा काला सा लुंगी पहन के, दाढ़ी है, बंगाली बोलता है, तो समझ लेते हैं कि ये तो बांग्लादेशी है। अरे भैया, ऐसे लोग इंडिया में भी बहुत है, और वो इंडियंस है, वो इंडियन सिटीजन्स है, उनके परदादा यहाँ पे रहे हैं। ये आपने पार्टीशन कर दिया तो आप समझते हैं कि सारे बंगाली यहाँ से चले जाएंगे। हमारा बांग्लादेशी, ये क्या कोई बात है कि आपने शक्ल देख लिया और बोल दिया कि ये तो बांग्लादेश? ये नेपाली और बंगालियों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है। दूसरे कोई प्रदेश का आदमी देखता है, नेपाली को देखता है तो बोलते हैं नेपाल जाओ, बंगाली को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो बांग्लादेश जाना चाहिए। यहाँ जो इंडिया के अंदर जो ये पॉपुलेशंस है वो भूल जाते हैं। So basically it's a matter of prejudice. It's a deepening of prejudice. ये लोगों के मन में ये बैठ गया है कि ऐसे शक्ल का आदमी है तो वो जरूर बांग्लादेशी। जरूरी नहीं है। आप ऐसे शक्ल के, पहले ऐसे शक्ल के लोग जो नेपाली जैसे शक्ल के देखते थे तो सोचते थे कि नेपाल का ही होगा। जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर बांग्लादेश से आए भी लोग तो वो एक हिस्टोरिकल, जब 1971 में जैसे डेफिनेटली इतना ज्यादा इन माइग्रेशन हुआ होगा क्योंकि जो जेनोसाइड चल रहा था वहां पे, पर उसके बाद से वह रेट भी कम हुआ है। और अब आप देखेंगे बांग्लादेश में भी जो प्रगति हो रही है उसकी वजह से अब देखिए जैसे इंडियन 2 व्हीलर एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा मार्केट पिछले साल बांग्लादेश हो गया था इंडिया के लिए, और बांग्लादेश का अब जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से भी ज्यादा हो गया है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही है कि जैसे वहां पे प्रगति होगी, कुछ साल में जीडीपी पर कैपिटा उनका इंडिया से भी आगे चला जाएगा। दैट इज द प्रोजेक्शन। नहीं, दैट इज द प्रोजेक्शन। हाँ बिल्कुल। और अगर ये चलता रहा तो माइग्रेशन खुद ब खुद कम हो जाएगा, शायद भारत से लोग जाने लगेंगे बांग्लादेश में। तो ये होता था पहले माइग्रेशन होता था। ये बॉर्डर 4200 किलोमीटर का बॉर्डर है। वो बहुत बेवकूफ लोग हैं जो जिन्होंने कभी बॉर्डर नहीं देखा है, वो समझते हैं कि आप पूरे बॉर्डर को आपने मैप में खींच दिया है लाइन तो वो बिल्कुल एकदम लोहे का एक वाल बन गया है जो कोई पार नहीं कर सकता। ऐसा हाँ, ये ऐसा नहीं होता है। वो बहुत जगह पे बॉर्डर आप कब क्रॉस करते हैं पता ही नहीं चलता है। मैं खुद गलती से पार हो गया था, मुझे पता नहीं चला था कि मैं गलती से बांग्लादेश में घुस गया। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कहीं पे बॉर्डर क्या है, बॉर्डर कहीं पे एक छोटा सा नदी है, नदी सूख जाता है तो नदी में पानी नहीं है, लोग ऐसे ही
गलती से भी किसी का भैंस चला गया इधर से उधर तो वो भैंस के पीछे चला जाता है, इस तरह से पार हो जाता है, तो वो पता भी नहीं चलता है, या फिर लोग डेलिबरेटली भी क्रॉस कर सकते हैं। पर जहां तक माइग्रेशन का बात है, आप माइग्रेशन का बात कर रहे हैं, तो यू आर लुकिंग एट पीपल हु आर कमिंग एंड स्टेइंग, ये आके यहाँ पे रहना चाहता है। ऐसा मेरे ख्याल से पहले होता होगा, पर अभी बहुत कम होता है, क्योंकि बांग्लादेश का आप सोचे अगर माइग्रेशन कहाँ पे होता है, बांग्लादेशी पॉपुलेशन, सो लंदन में एक बहुत बड़ा सिलेटी पॉपुलेशन, लंदन में आप अगर जाएंगे और इंडियन फूड खाने जाएंगे, चांसेस है कि आपको कोई सिलेटी रेस्टोरेंट मिलेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वो फूड के बिजनेसेस इंडियन रेस्टोरेंट के नाम पे बांग्लादेशी चलाते हैं, खैर बांग्लादेशी के नाम पे भी चलाते हैं। अगर आप इटली जाएंगे, अगर आप रोम जाएंगे, मैं गया हूँ, रोम गया हूँ, लंदन गया हूँ, वेनिस गया हूँ, मैं बांग्ला में बोल के ये आई गॉट लॉस्ट इन वेनिस, मैं वेनिस के सड़कें आप जानते हैं कि बहुत पेचीदा है, आप अगर खो जाते हैं, आप अगर बांग्ला जानते हैं तो आप अपना रास्ता ढूंढ लेते, क्योंकि वहां पे इतने बांग्लादेशी। अच्छा, तो ये मैंने किया हुआ है। I have found my way in Venice after getting lost. I spoke in Bangla to the waiters and found my way. तो 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 कहने का मतलब ये है कि वो जमाना गया जब बांग्लादेशी यहाँ आता था। अभी अगर वो माइग्रेशन के लिए अभी भी है, बहुत सारा माइग्रेशन होता है, और वो शायद कुछ अवैध भी है, कुछ लीगल भी है, वो मुझे पता नहीं डिटेल, पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है जो इटली में है, बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है जो यूके में है, न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। हाँ। तो वो क्यों आपके आसाम में क्यों आएगा? वो इंडिया भी आएगा तो शायद बेंगलोर जाएगा या फिर बॉम्बे जाएगा, वो आसाम के जंगलों में घूमता रहेगा, ये क्या सोच है? हाँ, और जिस तरह से भारत के लोग वेस्ट एशिया में हैं, वहां पर भी बांग्लादेशी जाएंगे, जो और आसाम में क्यों होगा इतने ज्यादा नंबर? अरे आसाम के तो बहुत सारा पॉपुलेशन बेंगलोर में है। हाँ, वो बेंगलोर में काम करने जाते हैं। नहीं, यही मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ पर हम लोग एक इनसाइडर आउटसाइडर यहाँ पर भी हुआ था। जैसे आप जानते होंगे बेंगलोर में आसाम के लोगों को वापस जाना पड़ा था क्योंकि एक वीडियो आ गया था। और हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो उसका एक मिरर इमेज हो रहा है, वहां पर एक अलग लेवल का इनसाइडर आउटसाइडर चल रहा है। जी हाँ, जो कर्नाटक में है, कन्नड़ रक्षण वेदिके वगैरह है, वो इनके कंपैरिजन में तो देयर पुसी कैट्स, वो बहुत माइल्ड है। इन्होंने तो पिछले 100 साल से चलाया हुआ है और चलाए जा रहे हैं। ये जो केआरबी शिवसेना वगैरह है, ये तो बहुत अच्छे लोग। अच्छा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सम्राट, थोड़ा भविष्य के तरफ देखते हैं कि ये माइग्रेशन और नॉर्थ ईस्ट का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। तो एक मैंने चीज जैसे पढ़ी है, पब्लिक फाइनेंस का मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पूर्वोत्तर राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से बड़ी तादाद में फंड मिलते हैं, और क्योंकि वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है और टेरेन भी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एक ऐसी चीज हो जाती है कि हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए 80% फंड सरकार देती है, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट, और 20% ही स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। दूसरे स्टेट्स में 60-40 होता है या अलग होता है। तो आपको लगता है क्या कि ये इसकी वजह से थोड़े इंसेंटिव्स बदल गए हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको लगता है कि ठीक है यूनियन गवर्नमेंट तो फंड देगा ही, तो हमें क्यों ग्रो करना है, अपने क्यों इंडस्ट्रीज आने चाहिए, क्यों बाहर वाले आने चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट फंड दे रहा है तो चलाएंगे। और इसीलिए जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ आइडेंटिटी की ओर चलती जा रही है, उसमें हम लोग ये डेवलपमेंट और खुद के विकास की चीज नहीं देख पा रहे हैं। आपको लगता है ये एक फैक्टर हो सकता है? जरूर फैक्टर है, इट इज डेफिनेटली अ फैक्टर, क्योंकि बेसिकली वहां का जो पूरा सिस्टम बहुत सालों से बन चुका है वो ये है, वो खासकर आउटसाइड असम इन सम ऑफ द हिल स्टेट्स जैसे कि नागालैंड या अरुणाचल आप देखे, वहां पे तो इट्स बेसिकली अ सिस्टम ऑफ स्टेट कैप्चर टू कैप्चर फंड्स। पूरा जो सिस्टम बना हुआ है वहां पे कोई रेवेन्यू जनरेशन की कोई सोच ही नहीं है, सिर्फ लूट के बारे में सोचते हैं। और वो शुरू कहाँ से होता है? शुरू पॉलिटिक्स से होता है। इस तरह से होता है कि मान लीजिए आपको इलेक्शन में खड़ा होना है, तो आप बहुत सारा पैसा आपके पास अगर है तो आप खड़े हो जाइए। आप हर एक वोटर, क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज बहुत छोटा होता है, तो हर एक वोटर को पैसा कैश
दिया जाता है और काफी अच्छा अमाउंट दिया जाता है। यहाँ तक कि अरुणाचल में तो इलेक्शन के बाद लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं, वोटर्स बाई कार्स, क्योंकि आपके घर में अगर 10 लोग हैं, आप 10 वोट बेच के आप एक छोटा सा गाड़ी खरीद सकते हैं। अच्छा। तो उस तरह से जो पॉलिटिशियन है वो दाव लगाता है, इट्स अ गैम्बल। आप मान लीजिए 2 कैंडिडेट है, दोनों बेसिकली हाई स्टेक्स गैम्बल करते हैं कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, इतना पैसा वोटर्स पे खर्चा कर रहा हूँ, अगर जीत गया तो वो पैसा फिर रिकवर करता है। तो उसके बाद डेवलपमेंट का तो कोई चांस ही नहीं। पूरा जो है, पूरा सिस्टम जो है वो बेसिकली सेंट्रल फंड्स को लेते हैं और फिर खा जाते हैं बस। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि दूसरे स्टेट में एटलीस्ट उन लोगों को एक रिक्वायरमेंट है कि अगर उन्हें भी ज्यादा पैसा चाहिए अगले इलेक्शन में, तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ होगा लॉन्ग टर्म उनके स्टेट का, तो उनका भी उद्धार होगा। पर यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट से फंड्स मिलने तो गारंटीड है, तो उसकी वजह से थोड़ी अलग चीज हो जाती है। और जहां तक मेरी जानकारी है ये है कि वो जो है वो करप्शन के जो फंड्स है वो पूरा दिल्ली तक वापस भी जाता है 1%। नो मैटर विच गवर्नमेंट इज इन पावर इन द सेंटर। ये एक केस आया था बहुत इंटरेस्टिंग, कालिको पुल करके, जो चीफ मिनिस्टर थे अरुणाचल में, जिन्होंने आत्महत्या किया, अपने आप को फांसी लगा दी। उसने एक सुसाइड नोट में लिखा था इसके बारे में पूरे डिटेल में कि ये कैसे होता है और कहाँ तक पैसा जाता है। So basically it's a gigantic extortion racket, and the beneficiaries extend right to the very top. और एक और चीज जानना चाहूंगा सम्राट, अब जैसे माइग्रेशन पर ही आ जाते हैं, थोड़ा फिलोसॉफिकल सा क्वेश्चन है, पर माइग्रेशन के बारे में आपकी क्या सोच है? जैसे हम तो सोचते हैं कि माइग्रेशन तो मतलब सबके लिए बेहतर है, माइग्रेशन से ही कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सबका उद्धार होता है। लेकिन आपके जो जो एक्सपीरियंस रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको लगता है माइग्रेशन पे कोई थ्रेशोल्ड होना चाहिए जिसके ऊपर जाने से टेंशन्स बढ़ जाते हैं, इसीलिए उसे कंट्रोल करना चाहिए? अब ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, हम लोग देख रहे हैं यूरोप में भी हो रहा है एक मामला जो माइग्रेशन के ऊपर लेकर, तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में? बात तो कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली सवाल ये है कि ये माइग्रेशन जो हो पहले तो डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये कहाँ से हो रहा है, कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं। अगर आप अभी यूरोप की बात करेंगे तो वहां पे वो जो टेंशन है कि मिडिल ईस्ट से, सीरिया वगैरह से लोग आ रहे हैं, पर सीरिया से लोग क्यों आ रहे हैं? वेस्टर्न कंट्रीज डिस्ट्रॉयड सीरिया क्योंकि उनको वहां पे रेजिम चेंज करना था, डटे हुए हैं अभी भी रेजिम चेंज करने के लिए। तो जबरदस्ती उन्होंने जो एक बहुत अच्छा फंक्शनल कंट्री था उसको खत्म कर दिया, और फिर वहां से लोग अब भाग के यूरोप ही भाग रहे हैं। तो अब रो रहे हैं कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं। अरे आपने खत्म क्यों किया सीरिया, वो जाएंगे कहाँ लोग? सो यू हैव टू थिंक। बेसिकली आपने जो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में भी बोला कि अगर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वो यहाँ क्यों आएंगे, बात यही है दैट यू शुड थिंक कि दूसरों की भलाई में भी अपनी भलाई है। इनफैक्ट दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है, क्योंकि ये सोच कि आज के जमाने में वी आर इन सच एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, लोग इतनी आसानी से यहाँ से वहां जा सकते हैं, कोई वॉल बनाने से या कुछ करके आप नहीं रोक सकते। You think about climate change, which is another aspect of migration. बांग्लादेश एक लो लाइंग कंट्री है, वहाँ के लोग जो है देयर लार्ज पॉपुलेशन इज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल इन वाटर। वो नाव चलाते हैं वगैरह, वो बोट्स में होते हैं, वो बे ऑफ बंगाल में समुद्र से या नदियों से, बहुत सारी नदियां हैं, देयर फेमिलियर विद मूवमेंट ऑन वाटर। तो वहां अगर सी लेवल राइज हो जाता है, आपको क्या लगता है वहां से लोग नहीं जाएंगे? और अगर करोड़ों लोग निकल पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? Right, you have to think about the fact that today we are in an interconnected world and the interconnections are numerous. environmental connections तो है ही है जो लोग सोचते नहीं है, और भी बहुत बहुत इजी है आजकल यहाँ से वहां जाना। कोई रोक नहीं पाएगा। वो दीवार बना के या फिर वो बार्ब्ड वायर फेंस करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लोग अगर उनकी जान पे बना है ही तो वो भागेंगे। ठीक है, तो अंत में एक और सवाल सम्राट, जैसे
भविष्य में क्या उपाय लगता है आपको पूर्वोत्तर भारत में इस आइडेंटिटेरियन तनाव को खत्म करने का? मुझे जैसे एक चीज लगता है, सौरभ और मैं हम लोग इस पर बात भी कर रहे थे कि जैसे जब अर्बन सेंटर्स होते हैं बड़े से, तो ये मामला थोड़ा कम हो जाता है आइडेंटिटी का। जैसे आपने शिलोंग का भी एग्जांपल दिया, पहले आजादी से पहले कैसे वो एक कॉस्मोपॉलिटन था, क्योंकि वहां पे एक अर्बन सेंटर था, जरूरी सीट थी गवर्नमेंट की, तो कई जगह से लोग आ रहे थे और सबको उसकी वृद्धि में फायदा था। पर अब आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में कोई भी एक बड़ा अर्बन सेंटर नहीं है, इसीलिए वहां के हर कम्युनिटी के लोगों को बाहर आना पड़ रहा है वहां से। तो एक सोल्यूशन शायद है, हमें बड़े अर्बन सेंटर्स चाहिए वहां पे। आपको लगता है क्या ये एक उपाय है, और कोई उपाय भी है जो आपने सोचा है इस मामले को, तनाव को थोड़ा कम करने का? आई एम नॉट श्योर कि अर्बन सेंटर से मामला हल होता है। अगर आप इफ यू थिंक अबाउट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये जो बाहर वालों को खदेड़ने की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वो फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में वो बॉम्बे में ही चला, बॉम्बे में ही शुरू हुआ और बॉम्बे में ही चला। अगर आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उस तरह की बाहर वालों की खदेड़ने की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर्नाटक में बेंगलोर में ही चला, बाहर कहीं इतना चला नहीं। आसाम में अर्बन सेंटर है, गुवाहाटी काफी बड़ा अर्बन सेंटर है, छोटा नहीं है, पर ज्यादातर वहीं से शुरू हुआ है और अब भी वहीं से शुरू होता है। ये सारा मामला पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो इफेक्ट करता है वो वहीं से शुरू होता है, और उसका मुझे नहीं लगता है उसका अर्बनाइजेशन से कुछ लेना देना है। इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग जिसमें लोग बेसिकली सोचते हैं कि मेरा कम्युनिटी जो है वो राज करना चाहिए और बाकी लोग यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो वो सिटीज में ज्यादा होता है, वो शायद गांव में कम होता है। अभी मास मीडिया के वजह से व्हाट्सएप फॉरवर्ड चला जाता है, लोगों का दिमाग इधर उधर हर जगह खराब हो जाता है। पर बात तो ये है कि थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल हैव मूव्ड अराउंड, और ये मिक्स कम्युनिटीज से ही इंडिया बना है। तो अगर लोग प्योर कम्युनिटीज की खोज में निकलेंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाक मतलब प्योर, लैंड ऑफ द प्योर, तो उन्होंने पहले बोला कि नहीं हमें मुसलमानों के लिए एक जगह चाहिए, तो उनको मिल गया मुसलमानों के लिए जगह। फिर उससे उन्होंने हिंदुओं को खदेड़ा, सिखों को खदेड़ा, फिर उसके बाद फिर आपस में लड़ पड़े, फिर देश का दो हिस्सा हो गया, क्योंकि उनको बंगालियों से पंजाबियों को प्रॉब्लम हो गया, तो बंगाली अलग हो गए, बांग्लादेश बन गया। पर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी उनको शियाज से प्रॉब्लम है, अहमदिया से प्रॉब्लम है। तो अगर इंडिया में भी आप ऐसे सोचने लगेंगे तो इंडिया के तो 1000 टुकड़े हो जाएंगे। आप अगर प्योरिटी के खोज में निकलेंगे कि नहीं ये मेरा ही है और मैं ही रहूंगा और मैं ही राज करूंगा, बाकी सबको मेरे तरह से ही रहना पड़ेगा या फिर नहीं रहना, तो फिर सब बोलेंगे कि भैया हमें नहीं रहना है, हम अपने रास्ते चले। तो फिर इंडिया का 1000 टुकड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल बहुत सटीक बात कही आपने सम्राट की। भारत का बेसिस ही ये था कि हर एक डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रह सकते हैं और अपने डिफरेंसेस के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारी मनोवृत्ति इतनी संकीर्ण हो जाएगी कि हम कौन है ये एक छोटे छोटे सर्कल में डिफाइन करने लगेंगे, तो फिर ये मामला तो और तूल पकड़ता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। हम लोग कितने भी भागों में डिवाइड कर सकते हैं एक इंडियन को। वो 1947 में सरदार पटेल ने जो 545 या जो भी है, 500 कोई बोलता है 25, कोई बोलता है 65, मैं बोल रहा हूँ 545, जितने भी हिस्से थे जिनको जोड़ा था, तो आप ऐसे ही सोचेंगे तो फिर वो सोच तो आपको वापस वहीं पे लेके जाएगा, 545 हिस्सों में। या बिल्कुल। तो इससे एक और मतलब ऐसे ही आइडिया आया, क्यों ऐसे नहीं हो सकता कि जो स्टेट्स हैं अब तो स्टेट्स छोटे नैरोअर बाउंड्रीज में डिफाइन कर दिए गए, या तो ट्राइबल एरियाज या ऐसे। आपको लगता है ऐसे एक बड़ा स्टेट जिसमें सब लोग हो पूर्वोत्तर राज्यों में भी, उसकी वजह से थोड़ी ये मनोवृत्ति में बदलाव आ सकता है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्योंकि एक तरफ से लोगों को लगता है, जो छोटे कम्युनिटीज है उनको लगता है कि हमारा संस्कृति या हमारा जो अस्तित्व है उस पे एक खतरा है, कि बड़े कम्युनिटीज आके हमें तो एकदम रोक देंगे, वो बेसिकली हमें मिटा देंगे। तो उनको एक हक है अपने कल्चर को, अपने आइडेंटिटी को बचाए रखने का, उनको अपने अपने जमीन पे खड़े होने का बिल्कुल हक है, रहने का बिल्कुल हक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो सोच इतना ज्यादा नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट बी सो अफ्रेड
that even after getting their own states, after being the rulers of their own states, वो पूरी तरह से अपने states में बिल्कुल dominant है, वो राज कर रहे हैं, पर फिर भी डरे हुए हैं. वो politics जो डर की जो politics है वो अभी भी जारी है. अब और क्या कर सकते हैं आप? आपका स्टेट है, आप राज कर रहे हैं, तो अब उसका क्या जरूरत है? और लोगों को, जो ऑर्डिनरी गरीब लोग हैं, आप उन पे क्यों जुल्म करें? That's all I'm saying. हाँ, पर ये बैलेंस का मामला बहुत कठिन है सम्राट. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पूरा विश्व ही इससे जूझ रहा है. शायद भारत ही नहीं और पूर्वोत्तर भारत ही नहीं, ये सवाल अब यूएस में इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, ब्रिटेन में कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है. तो इसका अभी तक हमें जवाब ढूंढ ही रहे हैं पूरे विश्व. It's a politics of misunderstanding and a politics of insecurity. And I think basically the world has to come to terms with its own insecurities. लोगों को अपनी insecurities से जूझना है. हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही सम्राट आपने. तो इसी बात पर ये एपिसोड खत्म करते हैं. मैं अपने लिसनर्स को कहना चाहूंगा कि ये किताब जरूर चेक कीजिए, इनसाइडर आउटसाइडर, बिलोंगिंग एंड अनबिलोंगिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. हम इसकी लिंक अपने पॉडकास्ट पेज पर शेयर करेंगे. सम्राट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू. थैंक यू प्रणय. थैंक्स. उम्मीद है आपको भी मजा आया. यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण. तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए. और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर. शुक्रिया. This is the amazing story of something awesome. Once Chuck decided to start a podcast, and so he did. The end. Okay, that was a crappy story. But I've got some really cool stories over at my new show, The Origin of Things. On this podcast, I look at the stories of how brands came into being and sometimes evolved out of quite unexpected circumstances. And to make it really fun, I reveal the name of the brand and sometimes a category only at the very end. The show is 5 to 7 minutes per episode and perfect for trivia junkies and brand nerds, especially those with short attention spans. New episodes out every Wednesday on IVM Podcasts app or website or any podcast app or site that you happen to prefer. End of story. They lived happily ever after. Did you know that Parsis in Mumbai, instead of being left at the Tower of Silence after they die, are now cremated? And why? Because a cow fell sick in the early 1990s. Did you know that the smog in Delhi is caused by something that farmers in Punjab do and that there's no way to stop them? Did you know that there wasn't one gas tragedy in Bhopal, but 3? One of them was seen, but 2 were unseen. Did you know that many well-intentioned government policies hurt the people they're supposed to help? Why was demonetization a bad idea? How should GST have been implemented? Why are all our politicians so corrupt when not all of them are bad people? I'm Amit Verma, and in my weekly podcast, The Seen and the Unseen, I take a shot at answering all these questions and many more. I aim to go beyond the scene and show you the unseen effects of public policy and private action. I speak to experts on economics, political philosophy, cognitive neuroscience, and constitutional law so that their insights can blow not only my mind, but also yours. The Seen and the Unseen releases every Monday. So do check out the archives and follow the show at seenunseen.in. You can also subscribe to The Seen and the Unseen on whatever podcast app you happen to prefer.